नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कनेक्टिविटी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। कहा, वंदे भारत रेलगाड़ी नए भारत की पहचान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। गुजरात में प्रचार अभियान तेज। झारखंड विधानसभा ने राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सीमा 77% करने के लिए विधेयक पारित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 19वीं आसियान भारत बैठक में भाग लेने के लिए कंबोडिया रवाना। और जॉर्डन में लवलीना बोरगोहाइन सहित 5 महिला मुक्केबाज एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। इससे पहले श्री मोदी ने शहर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। उन्होंने केएसआर रेलवे स्टेशन पर चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी मिली है और इसके साथ ही बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ये बेंगलुरु के लोगों की आवश्यकता थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु के विधान सौध में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी आज शाम डिंडीगुल में गांधीग्राम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में 2000 से अधिक विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और अनेक गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी कल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अनेक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे तेलंगाना के रामागुंडम में आरएफसीएल प्लांट देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री रामागुंडम में कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए कल सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दैनिक कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि 157 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी ही तैनात रहेंगी। 37 पोलिंग स्टेशन हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कर्मी उसको मैन करेंगे और 136 जो हैं हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी पोलिंग स्टेशन में जो श्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं जैसे टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, रैम्प की फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब हम लोगों ने प्रोवाइड की है। स्पेशली जो वुमेन वोटर्स और पीडब्ल्यूडी या ओल्ड एज वोटर्स हैं उनके लिए सेपरेट क्यूज का प्रावधान भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ताशीगंग विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। इसकी ऊंचाई समुद्र से 15,256 फीट ऊपर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ताशीगंग के निवासी विधानसभा चुनाव में कल पहली बार मतदान करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग 2019 में स्थापित किया गया था और मतदाताओं ने एक बार लोकसभा में और दूसरी बार लोकसभा उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन इस बार यहाँ के मतदाता पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। इस साल की शुरुआत में हुए मंडी लोकसभा उपचुनाव में इस मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ था। ताशीगंग गाँव में 52 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 30 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल है। ये दूरस्थ गाँव लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, जो मंडी संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में मुख्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नाम जारी होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है।
भाजपा के अग्रसर गुजरात अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला आज बनासकांठा में उत्तरी गुजरात की महिला मवेशी पालकों से वार्तालाप करेंगे और पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में उनके सुझाव लेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर है। कांग्रेस ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने भुज से अर्जुन भाई भूडिया को, मांडवी से राजेंद्र सिंह जडेजा, सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल और लिम्बदी निर्वाचन क्षेत्र से कल्पना करमसी भाई मकवाणा को उम्मीदवार बनाया है। इन सभी नामों को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अंतिम रूप दिया। इससे पहले कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल पर 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक एग्जिट पोल करने और परिणाम प्रकाशित करने पर प्रतिबंध रहेगा। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई स्थानों पर छापे मारे हैं। गुजरात में 71 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई। हिमाचल प्रदेश में 50 करोड़ रुपए से अधिक नकदी जब्त की गई है, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 5 गुना अधिक है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी के लिए 10 गारंटी देने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 लैंडफिल स्थलों की सफाई, पार्किंग का मुद्दा सुलझाने और सड़कों की मरम्मत कराने के वायदे किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में तपोवन हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 का दौरा किया। ओडिशा यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने छात्रों तथा शिक्षकों से बातचीत की। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने राज्य के बालिका उच्च विद्यालय इकाई 2 में ही पढ़ाई की थी। वे कुंतला कुमारी बालिका छात्रावास भी गई, जहां वे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान रही थीं। राष्ट्रपति का भुवनेश्वर में उड़िया भाषा में AICTE इंजीनियरिंग की पुस्तकों और कई भारतीय भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ई-कुंभ पोर्टल लॉन्च करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आज सुबह कंबोडिया के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। उपराष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भी गए हैं। उपराष्ट्रपति इस यात्रा के दौरान कल नोम पेन्ह में 19वें आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है। इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष भारत आसियान भागीदारी के 30 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मीडिया का एक शिष्टमंडल आसियान भारत मीडिया आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 8 नवंबर से 13 नवंबर तक सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर है। शिष्टमंडल ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रस्तावित कंबोडिया दौरे से पहले अंकोर वाट और ता प्रोह मंदिर परिसरों का दौरा किया। शिष्टमंडल ने भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए किए गए कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिकी वित्त मंत्री डॉ जेनेट येलन ने आज सुबह नई दिल्ली में बैठक की। नई दिल्ली में आज होने वाली भारत अमेरिका आर्थिक वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक से पहले दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत की अध्यक्षता में G20 में जलवायु वित्त, बहुस्तरीय मुद्दों, भारत अमेरिका सहयोग सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।
कराधान आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वृहद आर्थिक परिदृश्य पर भी विचार विमर्श हुआ। भारत अमेरिका 9वीं बैठक से अलग दोनों नेता कारोबारी जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों और प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ भारत अमेरिका व्यवसाय और आर्थिक अवसरों पर गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भारत विकास केंद्र में आज डॉ येलन ने कहा कि भारत अमेरिका आर्थिक सहयोग की बुनियाद दोनों देशों की कंपनियों द्वारा एक दूसरे देशों में किए जा रहे निवेश पर आधारित है। झारखंड विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान आरक्षण नीति और राज्य अधिवास नीति 1932 से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों विधेयक आज सदन के पटल पर रखे। झारखंड में पदों और सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीधी भर्ती के माध्यम से राज्य में सरकारी नियुक्तियों में सरकारी प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि 23% पद मेरिट के आधार पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और रोजगार बेरोजगार के संबंध में राज्य की सभी योजनाओं और नीतियों के लाभ के हकदार होंगे। स्थानीय नागरिकों को अपने भूमि, रोजगार, कृषि ऋण और अन्य ऋण के बारे में विशेषाधिकार और संरक्षण होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 5 मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। इनमें लवलीना बोरगोहाई, अल्फिया पठान, स्वीटी, मीनाक्षी और परवीन शामिल हैं। लवलीना 75 किलोग्राम भार वर्ग में, अल्फिया 81 किलोग्राम, मीनाक्षी 52 किलोग्राम भार वर्ग, परवीन 63 किलोग्राम और स्वीटी 81 किलोग्राम भार वर्ग में खेलेंगी। इससे पहले पुरुष वर्ग में शिव थापा ने फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में 2019 के एशियाई चैंपियन ताजिकिस्तान के पाखुदुर उस्मानोव को हराया। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज सुबह शोपियां जिले के कापरेन इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद गुट का एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी की पहचान कामरान भाई के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कार्य पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुई। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें प्रसिद्ध चित्रकार अकबर साहिब की 55 पेंटिंग दिखाई गई है। इनमें से 12 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और 32 उनके मन की बात कार्यक्रम पर आधारित हैं। ये प्रदर्शनी 17 नवंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रोजाना खुली रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना आजाद को आज उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि मौलाना आजाद को शिक्षा जगत से बेहद प्रेम था। वे अपनी विद्वता और बौद्धिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को भी उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में आचार्य कृपलानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्र ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कार्ययोजना बनाई है। सरकार ने विश्व भर में भारतीय मोटे अनाज के निर्यात और इसे बढ़ावा देने के लिए 16वीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी और विक्रेता बैठकों में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों के शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करने की योजना भी तैयार की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कनेक्टिविटी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। कहा, वंदे भारत रेलगाड़ी नए भारत की पहचान है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। गुजरात में प्रचार अभियान में तेजी। झारखंड विधानसभा ने राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सीमा 77% करने के लिए विधेयक पारित किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।